सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी में भीषण गर्मी के दौरान लगातार हो रही भारी बिजली कटौती और भीषण गर्मी से हो रही लोगों की मौतों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर हजरतगंज स्थित शक्ति भवन का घेराव किया। वही प्रदर्शन कर रहे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। वहीं इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से बातचीत करने की भी कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस्मा जहीर जी। मैम, अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने वाला था बिजली कटौती को लेके, जो भीषण गर्मी में जो सुविधाएं नहीं मिल रही, इसके लेकर हम लोग से ये सूचित किया गया था कि विरोध प्रदर्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आने पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन रुक गया है या नहीं हो रहा है? जय हिंद। मेरा नाम इस्मा ज़हीर है और मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ पे आज बिजली की जो कटौती कर रही है सरकार, उसका विरोध प्रदर्शन था। इसकी सूचना सरकार के पास थी। ये तानाशाही है सरकार की और प्रशासन की कि किसी भी तरह से आम लोगों को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। 1:30 बजे का समय था। धीमे धीमे पार्टी के लोग यहाँ पे जमा हो रहे थे और इसकी पूरी सूचना हमने सरकार को दे रखी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी। कितने लोग मर रहे हैं, बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सरकार सुनना नहीं चाहती। यहाँ तक कि जब लोग लीगल तरीके से एक अपने पूरे कायदे कानून के साथ जब हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी जिसका विरोध सरकार करती है और हमें ठीक ढंग से तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने देती है। संजय सिंह जो हैं वो अपना बयान एक दिए थे कि जो भी गर्मी में मौत हुई है, जैसे बलिया से लेके उनको एक नौकरी दी जाए, गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोग के साथ खड़ी है और अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है या मौत होती है तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं उस परिवार को न्याय मिले। परिवार से एक भी व्यक्ति का जाना जो कि आज निम्न परिवार है या मिडिल क्लास परिवार है, वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। संजय जी ने आवाज़ उठाई है और आम आदमी पार्टी निरंतर इसमें कार्यरत है कि जो भी मौतें हो रही हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उस घर में रोजी रोटी का हिसाब किया जाए। लेकिन मैम, बात करें राज्य सरकार की तो वो तमाम बैठकें करती है इस पे और बिजली पे भी, और जो भी लोग मरे हैं उनसे जाके बात कर रही हैं और जो स्वास्थ्य का जो होता है, स्वास्थ्य का भी सुविधाएं वो लगातार दे रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों आप लोग को लग रहा है कि केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य सरकार सुविधाएं नहीं दे रही? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। अभी एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें कि मरे हुए लोगों के आंकड़े भी छुपाए गए थे और उन लोगों का खुद कहना है कि हम तक सरकार नहीं पहुंची, नहीं सरकार पहुंचना चाहती है। ये बिजली का मुद्दा है। बिजली एक जनजीवन से को प्रभावित करने वाला एक क्षेत्र है जहां पे सरकार इतना बिजली का उन्होंने अपना कीमतें भी बढ़ा दी हैं और हर बार वो वादा करते हैं कि हम बिजली देंगे, घर घर अपनी लाइट पहुँचाएंगे। उन्होंने अपनी किसी भी वादे पर वो खरी नहीं उतरी है। अब जनता सड़क पर आने के लिए मजबूर है और आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के मुद्दों को सड़क पे से लेकर संसद तक उठाती रही और हम उठाते रहेंगे। ये विरोध प्रदर्शन रुक गया है तो आखिर अब आगे अगला कदम आपका क्या होगा इस बिजली कटौती को लेकर? देखिए, सरकार चाहे जितना भी हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम निरंतर अपना विरोध करते रहेंगे। जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जनता के सपोर्ट से हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक प्रदर्शन हम इसलिए भी करेंगे कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उतरे, अपना विरोध दर्ज कराएं, ये हम करते रहेंगे। और इस बारे में पार्टी विचार करेगी कि अगर इस तरह से प्रदर्शनों को रोका जाएगा तो आम जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचेगी, ये गंभीर मुद्दा है। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मसीन जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग बिजली विरोध प्रदर्शन लेकर तमाम प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और लखनऊ के भी शक्ति भवन केंद्र पर प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो तानाशाही है उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन रोक दिए हैं और वो साफ तौर पे पुलिस आई और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी। और यहाँ पे तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, यहाँ पे आ रहे थे और विरोध प्रदर्शन के लिए लगातार जो है आवाज़ें उठा रही थी। लेकिन जो राज्य सरकार के जो पुलिस प्रशासन है वो इस विरोध प्रदर्शन को रोक दी है। और वहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और जो जब तक जो है मुआवजा नहीं मिलता है, जो लोग भीषण गर्मी की वजह से मरे हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता है, हम इस तरह से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और राज्य सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना बिजली कटौती क्यों हो रहा है। कैमरामैन विजय के साथ स्वानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो यूपी में आज सुबह से ही लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। वहीं छापेमारी को लेकर अधिकारियों का कहना यह है कि कार्रवाई लगभग 38 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलेगी। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 300 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों को लगाया गया है। इस छापेमारी को लेकर सराफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस छापेमारी को लेकर कुछ सराफा व्यापारियों ने तो दुकान ही नहीं खोली, जबकि कुछ ने अपनी दुकान को देरी से खोला था। हालांकि छापेमारी की वजह और आईटी को क्या मिला, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इनकम टैक्स की रेड आज सुबह से ही शुरू है। पहली रेड कांट में पड़ी थी, जबकि दूसरी रेड राजधानी लखनऊ में। और ये तस्वीर है राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके की, जहां पर सदगुरु सर्राफ ज्वेलर्स देख रहे हैं आप। यहां पे तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में जो सदगुरु ज्वेलर्स दिख रहा है, यहां पे आईटी की रेड सुबह 6 बजे से लगभग चल रही है। यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहां पर सुरक्षा के तौर पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में जो बात की जाए, महानगर, अमीनाबाद चौक, ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर पुलिस की सुरक्षा में आईटी की रेड चली। लेकिन ये रेड कब तक चलेगी, अभी इसका जो है कुछ अंदाज़ा नहीं बताया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लगभग जो 48 से 72 घंटे तक ये रेड चलेगी। लेकिन इस रेड के बीच अभी तक क्या कुछ बरामदगी हुई है, इसकी कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2000 रुपए की नोटों की बंदी आई थी, तो उस नोटबंदी के दौरान सर्राफा में ज़्यादा ही 2000 रुपए के नोट जो हैं वो खपत किए गए, क्योंकि इस दौरान महंगे दामों पर भी सोना बेचा गया था। इसको लेकर जिस तरीके से अधिकारियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो उसके बाद ये टीम गठित की गई और छापेमारी शुरू की गई है। इसी के साथ सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस रेड में लगभग 300 अफसर और कर्मचारियों को लगाया गया है। और ये जिस तरीके से रेड चल रही है, वो चाहे अमीनाबाद की दुकानों की बात की जाए या फिर महानगर की, क्योंकि जो दुकानें बताया जा रहा है इस रेड के दौरान, जो दुकानें सुबह 11 बजे खुलती थी, वो दुकानें देर से खोली गई और जो दस्तावेज थे वो भी हटा दिए गए। फिलहाल आईटी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, वो दस्तावेजों में क्या कुछ पाया गया है, अभी इस बात की कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के चुनाव में 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। 10 भाजपा पार्षद कार्यकारिणी में निर्विरोध चुने गए, 2 सपा पार्षद कार्यकारिणी के लिए निर्विरोध निर्वाचित। तो वहीं भाजपा पार्षद उमेश सोनवाल पार्षदों को कुर्सी नहीं मिलने, जिससे वो नाराज हो गए और जमीन पर ही बैठ गए। वहीं बता दें कि इस दौरान नगर निगम अधिकारियों की व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए। दरअसल नगर निगम पार्षदों की संख्या के हिसाब से बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। रिवाजपुर संघर्ष समिति और सेफ फरीदाबाद संस्था ने आगामी 25 जून को फरीदाबाद में होने वाली बीजेपी की लोकसभा गौरवशाली भारत रैली यात्रा के विरोध में चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे पारस भारद्वाज और माला चौहान ने सरकार पर पूरे घर की समस्या को लेकर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 58 दिन से 16 गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हैं कि उनके गांव में प्रस्तावित कूड़े का डंपिंग स्टेशन नया बनाया जाए। लेकिन सरकार केवल पूरा घर को हटवाने का आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आरोप है कि सरकार द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर रिवाज पूर्व जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में कूड़ा घर बनाने का निर्णय लिया गया है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि गांववासी टोली बनाकर जाएंगे और लोगों से रैली में न जाने की अपील करेंगे। साथ ही 25 जून को ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, गाड़ियों और बाइक पर काले झंडे लगाकर भारी संख्या में लोग गदपुरी रैली स्थल पहुंचेंगे और विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। ये उसलिए टाइम बच जाएगा। पारस जी, आज एक बार फिर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आज का मुद्दा क्या है और क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जो आज का मुद्दा है, हम रिवाजपुर में जो डंपिंग यार्ड बन रहा है, जो कूड़ा घर बना रही है सरकार रिवाजपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में, उसका हम लोग लगातार 58 दिन से विरोध कर रहे हैं। हमारी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा वहाँ पर लगातार 58 दिन से गर्मी में, धूप में परेशान हो रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से बहुत लंबा समय हो गया हमें करते हुए, और हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लगातार बोला जा रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। अक्सर महिलाएं घर में ही रहती हैं, चूल्हा चौका देखते हैं, घर परिवार देखती हैं, लेकिन पिछले 58 दिनों से लगभग जो महिलाएं हैं रिवाजपुर की धरना कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मांगे
कर रही हैं, इसलिए इसलिए कि जी यहाँ पे हमारे गांव के बीच में डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल हमारे नज़दीक ही है, जिससे हमारी नस्ल और फसल दोनों ख़त्म होने वाली हैं। तो उसके विरोध में हमारी महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बैठे हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका ही करना जानती हैं, वो क्रांतिकारी भी बन सकती हैं। तो वही प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बता दें कि मोहल्ला विधि चंद और मदार दरवाजा स्थित लगभग 1 दर्जन घरों में अज्ञात कारणों से आई दरारों की खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर तत्कालीन डीएम और औरैया पीसी श्रीवास्तव ने संज्ञान लेकर कई टीमों से जांच कराई थी। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर घरों को खाली करने के निर्देश दिए थे। वहीं दरार आने के कारणों को जानने के लिए पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, जल निगम की टीम ने निरीक्षण भी किया था, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं कर सके थे। इसके बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने औरैया में 3 दिन तक रुककर मिट्टी और पानी की जांच की, जिससे घरों में आई दरारों का कारण स्पष्ट हो सके। भूगर्भ विभाग की टीम ने मकान में आई दरारों पर रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी, जिसमें मकान के पास में लगे 3 नलकूपों की वजह से मिट्टी नीचे धंसने की बात कही गई है। जिला प्रशासन बरसात को देखते हुए जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को आज सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए अनाउंस कराएगा। खबर औरैया से है, जहां परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि औरैया इटावा के बॉर्डर टोल टैक्स अंतरराम पर यूपी 75 की ऑटो जनपद में प्रवेश कर रही थी। वहीं पीटी और रेहाना बानो ने टोल टैक्स अनंतराम पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 4 ऑटो यूपी 75 जो बिना फिटनेस के रोड पर दौड़ रहे थे, उनको पकड़कर सीज कर दिया। वहीं 2 ऑटो का ई चालान भी किया गया है, जबकि पीटी और रेहाना बानो ने बताया कि ओवरलोड चल रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाता रहेगा। जिन गाड़ियों का परमिट जिस क्षेत्र के लिए है, उस क्षेत्र में वो गाड़ियां चलनी चाहिए। यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो उस वाहन को सीज भी कर दिया जाएगा। अजीतमल में ये जो इटावा से गाड़ियाँ आती हैं, ये 75 नंबर ऑटो हैं, ये विदाउट परमिट हैं, तो इनको वही बिना परमिट के संचालन का, इनको अनाधिकृत संचालन को बंद किया है। ओवर सवारी भी चल रहे हैं, तो इस पर भी कार्रवाई। अब तक कितने ऑटो आपने सीज किए हैं? 4 गाड़ियाँ सीज हुई हैं अभी और 2 के चालान हुए। आगे ये अभियान कब तक जारी रहेगा? अभी तो कर ही रहे हैं। और ओवरलोड वाहन भी कुछ पकड़े हैं? हाँ, वो ओवरलोड भी बंद किया है गाड़ी। खबर कानपुर से है, जहां बारिश अपने साथ आफत लेकर आई है। जगह जगह जलभराव हो रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि पांडु नदी का पानी आवासीय इलाकों में भरता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम टीम इलाकों में नहीं पहुंची और बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में मेन होल ओवरफ्लो होने से 1 फीट तक पानी भर गया है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद अगर बात की जाए तो कानपुर नगर निगम के बड़े बड़े जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं आपको साहब। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कानपुर के जो शहरी क्षेत्र पड़ता है, उससे जो कानपुर की पांडव नदी निकलती है, आपको दिखाया चल कैमरे से मान चुका हूँ, दिखाया किस तरीके से जो पांडव नदी है उसके जो आसपास के जो आवासीय मकान है केडिया के और भी जो इन्वैलिड मकान जो यहाँ बने हुए हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से पांडव नदी जो है ओवर चल रही है, जिससे जो आसपास के इलाके हैं पूरी तरीके से उसमें पानी भर गया है। और बात की जाए उसके बाद पूरी तरीके से अगर नगर निगम की बात की जाए तो इस कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी दर्जा दिया गया है, पर उस तरीके से अगर बात की जाए तो कानपुर नगर निगम के सारे जो दावे हैं पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। और जो आसपास जो पांडव नदी की जो पानी है उसको लेकर के जो पानी आवासीय जगह पहुँच गया है, और जो आसपास के लोग, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात किया तो यही पांडव नदी और यही जो कानपुर का जो शहरी क्षेत्र जो है पूरी तरीके से डूब गया था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था।
अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर जिला प्रशासन जो है यहाँ मौके पर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, क्योंकि अगर पिछली बार की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से ही चला गया था, लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि आप लोग अलर्ट हो जाए। पर अगर बात की जाए तो अभी तक कानपुर जिला प्रशासन हो और चाहे नगर निगम हो चाहे जलकर विभाग की टीम हो, किसी प्रकार से कोई भी टीम अभी इनके पास नहीं पहुंची है। और जो जल स्तर जो है पांडव नदी को लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और बात की जाए पूरी तरीके से जो जल स्तर की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर जो बात करते हैं तो 60 से 65 मिलीमीटर की जो बारिश अब तक काउंट हो चुकी है। और मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी भी अगले 2 दिन तक बारिश जो है लगातार बारिश चलेगी। क्या पर्सन उपेंद्र साना, कानपुर। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ततारपुर के पास पुलिस को चेकिंग के दौरान एक ई-रिक्शा और बाइक आते दिखाई दी। जैसे ही पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बचते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गए। दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही बताया कि ई-रिक्शा कुरामई से लूटा था और मोटरसाइकिल भी चोरी की है। वहीं इसके बाद दोनों को सरकारी वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया गया और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। पीलीभीत में महिला से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरनपुर क्षेत्र के सामुदायिक केंद्र में तैनात एक महिला को अज्ञात नंबर से कई बार फोन आया, जिसको लेकर महिला काफी परेशान थी। मनचले ने महिला से अश्लील बातें की और मिलने के लिए भी बुलाया। वहीं महिला ने मनचले को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाया, जहां पर महिला ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। मनचला अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायती पत्र देकर मोबाइल नंबर के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। 2-4-5 दिन से हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, तो गलत बातें कर रहे हो, तो धंधा वाली है तो हमने उसे बुलाओ वो आओ, हमें यहाँ पे जाने छेड़छाड़ कर फिर हम मानने लगे उसे। अच्छा, पता चला किस गांव का है? हाँ पता चला, जिन्हें कौन गाँव बताओ, भगवंतापुर। अच्छा, आपने पुलिस को तहरीर दी? हाँ दी। क्या कहा पुलिस? पुलिस ने कहीं देखेंगे तुम्हारा नंबर अपने दिया है, उन्हें कहीं हम बताएंगे, फ़ोन करके बताएंगे तुम्हें। कितने लोग फ़ोन कर रहा था वो? खबर देवरिया से है, जहां पति की आस में महिला अधिकारियों की चक्कर लगा रही है। बता दें कि जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तलई बेलवा की रिंकू देवी के पति 1 साल से घर से कहीं चले गए और अभी तक घर नहीं लौटे। इसी को लेकर महिला पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगा रही है। रिंकू देवी ने बताया कि उसका पति 2022 में घर से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पाया। साथ ही महिला का ये भी कहना है कि मेरी यानी कि उसकी सास, ननंद, जेठ मिलकर उसे परेशान भी करती है और घर से भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि पीड़िता न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर है। तो वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में मंदिर के पुजारी की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि पुरैनी गांव स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी का शव पानी में मिला है, जिसे शव देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं परिजनों ने नहाते समय फिसलकर गिरने की आशंका भी जताई है। बता दें कि पुजारी जगभान सिंह जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में स्थित बालाजी मंदिर का पुजारी था। क्या नाम है भैया आपका? जयराम। जयराम, क्या घटना हो गई है? ये घटना हमको खबर मिली और वहाँ मौदा डैम में हमारे भाई की मृतक शरीर पड़ा था। किसने सूचना दी आपको? हमको बेगाय के फूफा ने दी। क्या करते थे भाई आपको? हमारे भाई बाबा थे। कोई रंजिश तो नहीं थी किसी से? नहीं, किसी से नहीं। मौत हो गई है? हाँ, पानी में डूब गया। तो वहीं खबर कौशाम्बी से है, जहां ट्रक और ट्रेलर के आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और क्लीनर के शव केबिन में फंसे हुए थे। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन के साथ गैस कटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। वहीं पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। दुर्घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, क्या मामला है?
नेशनल हाईवे पे गुलामीपुर गांव के निकट आज एक सुबह सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 ट्रक आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बुरी तरह से लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 1 घायल है, उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी देर रेस्क्यू करने के बाद फंसे हुए थे जो लोग अंदर, बॉडी बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, उसको कटवा के 2-3 घंटे लगा निकलवाने में उसको। हाँ, 2-3 घंटे उसको निकलवाने में लगा है। सूचना मिली कि 617 पे एक्सीडेंट हो गया है। हमारी पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पे आई, एम्बुलेंस और पूरा पुलिस प्रशासन जो भी सहयोग था, पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और हमारी जेसीबी वगैरह सब आई। यहाँ मौके पे जब हम लोग आए तो देखे कि 2 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई हैं। पूरा सहयोग से पता चला कि इसमें 3 लोग फंसे हुए हैं। उसको निकालने के पता चला कि तीनों लोग एक्सपायर हो चुके हैं। आपका नाम? बाबूलाल यादव नाम है, NHAI टीम से रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं